नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ले आते हैं टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से। वो टॉपिक जो है वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उससे निकल के आते हैं और इस क्लास का जो है वो बेसिक पर्पज ये है कि कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास में जो है बड़ी खुशी की बात है कि हम 99 के स्कोर पे हैं और 99 नंबर की जो क्लास है हमारे पास में वो होगी डिफिब्रिलेटर। कल जो है वो हमारे पास में 100 नंबर की क्लास आएगी और 100 नंबर की जो क्लास आएगी वो दोस्तों हम लाइव आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि सर एक क्लास जो है वो लाइव हो जानी चाहिए। और उस हिसाब से हमने टॉपिक भी जो है वो सेलेक्ट किया है। टॉपिक है हमारे पास में ड्रग डोज कैलकुलेशन, और वो क्लास जो है वो लाइव ही होने को मांगता है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप ऐसे लोगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो कल क्लास जो है वो हमारे पास में 100 नंबर की क्लास आएगी। कल आपकी और हमारी दोनों की जो है वो सेंचुरी हो जाएगी टीएनसी बुलेट सीरीज में, और बहुत खुशी है कि हमने 100 टॉपिक जो है वो फिनिश कर लिए। और इसी खुशी को हम जो है वो बरकरार रखेंगे और पूरे 365 दिन चलेंगे और 365 टॉपिक जो हम फिनिश जो है वो कर देंगे। यानी कि जो आपसे वादा हमने न्यू ईयर पे किया था उसको हम जो है वो लास्ट लेके जाएंगे। और लोग जो है वो न्यू ईयर पे प्रॉमिस तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद पूरा नहीं करते। तो आपके पास में टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो एक आइडल के रूप में आएगी कि कैसे हमने जो है वो वादा किया था और कैसे हम उस वादे को जो है वो निभाते हैं, ठीक है। क्योंकि टीएनसी जो है वादे की जो है वो पक्की है। तो आपके पास में जो है वो पूरी 365 क्लासें हम लेंगे। कल की क्लास लाइव होगी। टॉपिक है हमारे पास में ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन। उसके लिए आपको जो है वो सीधा सीधा यूट्यूब में जो है वो हमारे पास में चैनल है टीएनसी नर्सिंग, उस पर जाके जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में हर नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। क्लास का नोटिफिकेशन फिक्स टाइम पे जो है वो आपके पास में आ जाएगा। और उसके बाद में एक कॉलम में नोटिफाई मी का जो है वो एक ऑप्शन और आएगा। अगर आप देखोगे तो नोटिफाई मी का जो है वो एक ऑप्शन और वहां पे जाके नोटिफाई मी कर लीजिए, ताकि आपको कल का लाइव क्लास जो है वो इसी टाइम मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये क्लास तो अगर आप 1-2 घंटे बाद भी देखते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव क्लास तो जो है वो लाइव देखने में ही जो है वो फायदा है, क्योंकि सारी मैथमेटिकली कैलकुलेशन हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक चीज और दोस्तों, एक फॉर्मूले से पूरे ड्रग डोज कैलकुलेशन जो है हम फिनिश करेंगे, सिर्फ एक फॉर्मूले से। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो, एक फॉर्मूले से हम जो है पूरी ड्रग डोज कैलकुलेशन जो है वो कर देंगे। चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर केजी में आए, या बॉडी वेट के हिसाब से आए, या एमएल के हिसाब से, कैसे भी आएंगे हम एक फॉर्मूले से जो है उसको करेंगे। जैसा क्वेश्चन वैसे उसको हम मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला का जो रूट है, बेस है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक रहेगा। क्लियर? और हर क्लास के जो है आप नोट्स बनाइए। अब तक आपके पास में जो है 99 क्लासेस के नोट्स हो गए हैं। जब हमारे पास में एंड हो जाएगा इस साल का तो पूरे 365 टॉपिक की आपके पास में एक नोटबुक हो जाएगी। हम उसको नोटबुक नहीं कहेंगे दोस्तों, हम उसको जो है एज ए गाइड कहेंगे। आपके पास में पूरी एक गाइड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो दोस्तों देर ना करते हुए जो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों डिफिब्रिलेटर। ऐसी मशीन आपने देखी होगी, ठीक है ना। और ऐसी मशीन में देखने से जो है वो आपने BLS या ACLS या कार्डियक सिस्टम देखा होगा, तो ये मशीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। या जो कैंडिडेट हॉस्पिटल के ICU में या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आजकल तो खैर ये कंपलसरी हो गया कि हर वार्ड में जो है ये मशीन होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ICU, NICU और इमरजेंसी में तो ये कंपलसरी होता है। तो ऐसी मशीन जो है वो देखी होगी, उसको हम कहते हैं दोस्तों डिफिब्रिलेटर। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें कि क्वेश्चन आंसर जो है वो कैसे और कहाँ से निकल के आते हैं, तो दोस्तों इससे हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन निकल के आता है। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी तो हमने डीएनसी बुलेट सीरीज में जो है वो शामिल किया है। तो इसमें हमारे पास में आता है कि डिफिब्रिलेटर में जो है वो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितना करंट जो है वो पास किया जाता है, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया अगर पल्स लेस है तो कितना करंट देते हैं, अगर पल्स लेस है तो कितना देंगे, फ्लटर में कितना देंगे, कौन सी कंडीशन में हम जो हो डिफिब्रिलेटर काम में नहीं लेते हैं, इसके जो इलेक्ट्रोड्स है वो किस तरीके से कहाँ पे लगते हैं, कितने इसके टाइप होते हैं, देन उसके बाद में जो है वो कितना जूल एनर्जी जो है वो क्रिएट करता है, कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेटर में क्या डिफरेंशिएट है, डिफिब्रिलेटर यूज करते टाइम पे क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यूज में लेनी चाहिए। तो ये सारी 1 बाय 1 करके जो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक टफ है, लेकिन दोस्तों हम इसको इतना ईजी बना दोगे कि क्लास के बाद में आप भी कहोगे कि सर बड़ा मजा आ गया इस क्लास को जो है वो पढ़ के। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन, देन उसके टाइप, देन उसके बाद इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें जो है वो फिनिश करेंगे। तो पहली चीज इंट्रोडक्शन, डिफिब्रिलेटर इज द मेडिकल डिवाइसेज। ठीक है, डिफिब्रिलेटर जो है वो एक मेडिकल डिवाइसेज है, यूज टू डिलीवर एंड इलेक्ट्रिकल शॉक टू हार्ट इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया।
यानी कि डिफिब्रिलेटर जो है वो एक मेडिकल डिवाइसेज है या मेडिकल जो है वो मैनेजमेंट है जो कि यूज किया जाता है कैसे, इलेक्ट्रिकल शॉक देके। इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो हार्ट को दिया जाता है, कौन सी, लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया। कुछ अरिथमिया जो है वो ऐसे होते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। अरिथमिया का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में हार्ट रेट को इंक्रीज होना, हार्ट रेट जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होते हैं, वो भी एक तरीके से जो है वो अरिथमिया कहलाता है, ठीक है। लेकिन 90% मेजोरिटी में सभी लोग जो है वो जानते हैं कि अरिथमिया क्या होता है, हमारे पास में हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होती है। सच एज वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, बार बार जो है वो हमारे पास में वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, उसको वीएफ से डिनोट करेंगे। एंड पल्सलेस वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, उसको हम जो है वो दोस्तों वीटी से डिनोट करेंगे। यानी कि आपको सीधा फॉर्मूला एक याद रखना है कि वीटी और वीएफ, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, क्योंकि मेजर यही होता है। हालांकि एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन में भी जो है वो इसको काम में लेते हैं, लेकिन लेकिन क्या होता है, ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो हम किस में कहते हैं, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में काम में लेते हैं, इसलिए बार बार जो है वो जिक्र होता है। और ये डेंजरस भी है क्योंकि दोस्तों एट्रियल फिब्रिलेशन आएगा या एट्रियल फ्लटर आएगा वो उतना डेंजरस नहीं होता है जितना कि वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होगा, क्योंकि पूरी बॉडी में और लंग्स में जो है वो हमारे पास में कहाँ से सर्कुलेट होता है, ब्लड वेंट्रिकल से होता है। तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल टेकिकार्डिया जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है। तो डिफिब्रिलेटर जो है वो एक मेडिकल डिवाइस है, मेडिकल मैनेजमेंट है जो कि एक करंट के माध्यम से जो है वो हार्ट को दिया जाता है लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया की कंडीशन में, जैसे कि वेंट्रिकल टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। अच्छा, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन को हम जो है वो दो कैटेगरी में देखेंगे। एक होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पल्सलेस वेंट्रिकल टेकिकार्डिया और दूसरा होगा एक होता है पल्सलेस और दूसरा पल्सेज, यानी कि पल्स वाला वेंट्रिकल टेकिकार्डिया कि टेकिकार्डिया तो होगा लेकिन पल्स हम फील कर सकते हैं, दूसरा टेकिकार्डिया तो होगा लेकिन पल्स हम जो है वो पैल्पेट नहीं कर पाते, तो वो होता है पल्सलेस। तो अरिथमिया की कंडीशन में जो है बेसिकली इसको जो है वो यूज में लिया जाता है। अब ये क्या करता है, इट हेल्प टू रिस्टोर ए नॉर्मल हार्ट रिदम। ये क्या करता है कि हमारे हार्ट की नॉर्मल रिदम को रिस्टोर करता है। मान लो किसी को जो है वो टेकिकार्डिया हो गया या किसी को जो है वो फिब्रिलेशन हो गया, तो बहुत ज़्यादा जो है वो अरिथमिया हो गया, तो ये करंट देके उस रिदम को जो हम नॉर्मल लेके आते हैं। इट हेल्प टू रिस्टोर ए नॉर्मल हार्ट रिदम। इट इज ए क्रूशियल टूल फॉर कार्डियक अरेस्ट मैनेजमेंट। और ये जो है वो हमारे पास में कार्डियक अरेस्ट का जो है वो एक क्रूशियल जो है वो टूल्स होता है, इसके बिना जो हम कार्डियक अरिथमिया को जो हम मैनेज नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा हमें इंफॉर्मेशन आ गई कि जो अरिथमिया है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम डिफिब्रिलेटर का यूज में लेते हैं। अब अरिथमिया क्या होगा, जैसे हमारे पास में नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है दोस्तों, नॉर्मल हार्ट बीट होती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 60 to 100 बीट्स पर मिनट, यही होता है नॉर्मल, ठीक है। यानी कि 60 से नीचे चला जाएगा दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया और 100 से ऊपर चला जाएगा दैट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है, 60 से नीचे आ गया हमारे पास में ब्रेडिकार्डिया और 100 से ऊपर आ गया दैट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया। तो अरिथमिया दोनों चीज होती है, नीचे वाले को भी कहते हैं ऊपर वाले को भी कहते हैं, लेकिन मेजोरिटी रूप में से हम जो हो मेजोरिटी या ज्यादा टाइप जो है वो किसके होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के होते हैं। तो ये 100 से ऊपर चला जाता है और ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारे पास में 250 तक होता है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, टेकिकार्डिया की कंडीशन आते हैं। फिर उसके बाद 250 से लेके 350 बीट्स पर मिनट हो जाता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड फिब्रिलेशन, ठीक है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में फ्लटर, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी, इस कंडीशन में हम जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में टाइप ऑफ डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर के जो है वो कौन कौन से टाइप हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो है वो 4 टाइप पढ़ेंगे। बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे लोग जो है वो आपको सिर्फ 2 ही टाइप बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ पे हम जो है वो 4 टाइप जो है वो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब डिस्कशन में 4 टाइप कौन कौन से आ गया, सबसे पहले आ गया हमारे पास ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, नाम से पता चला AED। अगर आपने CPR की क्लास जो है वो देखी है या पहले लिए, CPR की क्लास हम भी लेंगे, अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है कहीं पे भी तो आपने देखा होगा कि CPR कंडीशन में या ACLS कंडीशन में हम जो है वो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो है वो काम में लेते हैं। नाम से पता चला ये क्या, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एक्सटर्नल मतलब बाहर से हम जो है वो यूज में लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, यानी कि शरीर के बाहर इसको रख के ही जो है वो करंट दिया जाता है, ये हो गया एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब ये ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड इन द सेंस इसमें करंट कितना जाना चाहिए था ये ऑलरेडी जो है वो फीड किया हुआ था, आप खुद से जो है वो कुछ नहीं कर सकते, आप इसके मैनुअल को जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो कर सकते हो। बाकी करंट जो जनरेट करना होता है
वो ये फिब्रिलेटर खुद से ही करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। आप इमेज के द्वारा देख सकते हो, ये हो गया हमारे पास में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब इसके अंदर क्या होता है और कैसे प्रोसेस होते हैं उसको मैं बताता हूं दोस्तों। ये क्या होता है, ये फिक्स्ड आता है और प्लान्ड आता है। इसको जैसे आप ओपन करोगे तो इसके ऊपर जो है वो आपको दो तो पैड मिलेंगे, ठीक है ना, जो लगाने के लिए होते हैं, जो शरीर पे लगाते हैं, दो तो पैड मिलेंगे और वायर से जो है ये कनेक्टेड होता है। अब उसमें जो है वो छोटे छोटे बटन आते हैं जिसमें फॉलो होता है, जिसको आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि पहले जो है उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जो है वो ये बटन देते हैं, देन उसके बाद करंट जो है वो डिलीवर हो जाता है। और करंट कितना देना होता है ये खुद से जो है वो फिक्स करता है और उतना ही करंट जो है वो दिया जाता है। इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब देखो इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये भी तो जरूरी है। तो एडवांटेज तो ये है कि इसको जो नॉन मेडिकल पर्सन है वो भी यूज में ले सकता है, क्योंकि इसमें फिक्स आता है, कोई दिक्कत नहीं है कि कितना जूल देना है, मोनोफेजिक बायोफेजिक का ऐसा कोई सीन नहीं है, फिक्स्ड है। तो इसको जो नॉन मेडिकल पर्सन है वो काम में ले सकते हैं। कैरी करना आसान होता है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा होता है और आसानी से जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ले जाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा जो है मेंटेनेंस की जरूरत नहीं आती है कि इसको चार्ज लगाना है, ये वो सब चीज़ें ये नहीं होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंडीशन में कि चलो वेंट्रिकल टेकिकार्डिया है या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, वो वेंट्रिकल टेकिकार्डिया और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन पल्सेज वाला है या पल्स लेस है, उसमें दोनों में हमारे पास में है वो जूल अलग अलग दिया जाता है, यानी कि जो करंट है वो अलग अलग दिया जाता है, तो वो फिक्स नहीं हो पाता है। ये इसका जो है वो डिसएडवांटेज है। तो देख लो, पढ़ लेते हैं। डिजाइन फॉर यूज नॉन मेडिकल पर्सन, यानी कि ये किसके लिए जो है वो डिजाइन किया गया था, नॉन मेडिकल पर्सन, यानी कि जो क्लाइंट नॉन मेडिकल फील्ड से है उसको भी ये जो है उसको काम में ले सकता है। इसके बिहाफ पे जो है इसको डिजाइन किया गया था। ये ऑटोमेटेड है, खुद से जो है वो सारा करंट जो है वो प्लेस करते हैं। इट इज डिजाइन फॉर यूज नॉन मेडिकल पर्सन इन ए पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में जैसे बड़े बड़े मॉल में या हम सिनेमा हॉल में या कहीं कहीं जो है वो बड़े बड़ी जगह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे आपको ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। पब्लिक प्लेस में जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये क्या करता है, एनालाइज द हार्ट रिदम। ये हार्ट रिदम को जो है वो एनालाइज करता है एंड डिलीवर ए शॉक इफ नेसेसरी। और उसको जैसे ही लगता है कि अब शॉक देना है, मतलब उसको अरिथमिया या फ्लैटर या फिब्रिलेशन या कुछ भी चीज़ें, ठीक है, उसको लगेगा, देन ये जो है वो करंट प्रोड्यूस करेगा। ये सबसे पहले उसको एनालाइज करेगा, असेस करेगा और देन उसके बाद जो है वो करंट जो है वो डिलीवर कर देगा। एंड प्रोवाइड ए वॉइस और विजुअल प्रोमोट्स फॉर गाइडलाइंस। इसके अंदर जो है वो विजुअल और एक इमेज बेस पे द्वारा जो है वो गाइडलाइन दी गई है कि कैसे इसको ऑन करना है, कैसे इस बटन को जो है वो डिलीवर वाले को करना है और कैसे जो है ये करंट छोड़ने के बाद ये जो है वॉइस प्रोड्यूस करेगा कि करंट डिलीवर्ड। इस तरीके से फिर आप उसको जो है वो रिमूव कर सकते हो। तो फुल्ली जो है ये ऑटोमेटेड होता है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जो हमारे पास में दूसरा आता है जिसको मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के नाम से जानते हैं, उसमें हम करंट पहले फिक्स करते हैं कि 100 जूल देना है या 260 जूल देना है या 360 जूल देना है, वो सारा का सारा जो हम उसमें फिक्स करते हैं। लेकिन इसमें पहले से जो है वो फिक्स्ड आता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। एईडी तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये डिफिब्रिलेटर जो है वो जरूर देखा होगा। दोनों डिफिब्रिलेटर सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो पैड रखे हैं वो ऊपर की साइड में रखे हुए हैं और इसमें जो है वो नीचे की साइड में रखे हैं। मैंने दोनों दिखा दिए क्योंकि ये दोनों जो है वो हमारे लिए एसेंशियल है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे एक डिस्प्ले होती है जिसके अंदर जो है वो ईसीजी और बाकी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी चीज़ें कौन सी दोस्तों, इसके अंदर जो है वो हमारे पास में हार्ट रेट आती है, देन SpO2 आता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो आप यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इंडिकेशन में सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे जो है वो ईसीजी चलती रहती है। क्लियर। देन उसके बाद में ये यहाँ पे जो है वो इसकी सेटिंग आ गई, ठीक है। अब ये सेटिंग में क्या है, यहाँ पे जो है वो एक रेगुलेटर टाइप से आता है। ये जो आप देख रहे हो, जैसे हम कम ज़्यादा करते हैं किसी चीज़ को, उस तरीके से जो है वो रेगुलेटर यहाँ पे होता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास में जो है वो स्टॉप और हम कहते हैं स्टार्ट का जो है वो बटन आता है। देन उसके बाद एक येलो बटन आता है जिसकी वजह से ये चार्ज होता है, मतलब करंट जो है वो लेता है। भाई ये पहले से इसके अंदर बैटरी है, लेकिन कितना करंट हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इस रेगुलेटर से जो है उसको फिक्स कर लेंगे कि भाई 100 जूल देना है या 200 जूल देना है या 360 जूल देना है। इसमें 50 से लेके जो है वो 360 जूल तक जो है वो रीडिंग आती है। याद रखना दोस्तों, इसके अंदर जो है वो 50 से लेके 360 जूल तक, ठीक है, इतनी जो है वो रीडिंग आती है।
इसमें हम सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद सेट करने के बाद ये जो येलो बटन है जिसको यहाँ पे देखा था, ये जो येलो बटन है इसके द्वारा जो हो हम इसको करेंगे तो ये उतना जूल के लिए जो हो वो चार्ज हो जाएगा कि हाँ ठीक है चार्ज हो गया। देन उसके बाद ये जो रेड बटन है उसको जैसे क्लिक करोगे तो देन करंट जो है वो डिलीवर्ड होता है। आप यहां से भी करंट डिलीवर कर सकते हो और इसके लिए एक बटन जो है वो यहाँ पे भी आता है, ये जो सामने देख रहे हो, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स आते हैं और यहां से जो है वो करंट डिलीवर्ड आता है। इसको लेने का मेन पर्पस था जो मैं समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे दो आपके पास में जो है वो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। एक के ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों स्टर्नम और एक के ऊपर लिखा हुआ है अपेक्स, यानी कि स्टर्नम और अपेक्स दो चीजें होती है। तो स्टर्नम वाला कहाँ लगता है और अपेक्स वाला कहाँ लगता है इसको हम ले लेते हैं, आगे सारी चीजें आएगी, मोटा मोटी मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये हमारे पास में हार्ट हो गया, हार्ट के जो नीचे वाला पोर्शन है, वैसे अपेक्स कहाँ होता है ऊपर की साइड में, लेकिन हार्ट में अपेक्स जो है वो नीचे होता है। पूरी बॉडी में हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें अपेक्स जो है वो लोअर साइड होता है, बाकी सब में जो है वो अपेक्स ऊपर साइड होता है। चाहे आप लंग्स लोगे या कोई भी चीज लोगे तो अपेक्स जो है वो ऊपर साइड वाला होगा और हार्ट जो है वो जो मतलब हार्ट में जो है वो अपेक्स नीचे वाला होता है। तो अपेक्स कहां हो गया यहाँ पे, यानी कि ये ऊपर वाला बेस हो गया हार्ट में, नीचे वाला जो है वो अपेक्स हो गया। तो एक जो इलेक्ट्रोड्स है वो यहां लगाया जाता है, दूसरा जो स्टर्नम वाला है वो यहां पे लगाया जाता है। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स, स्टर्नम वाला यहां पे लगाया जाएगा, अपेक्स वाला जो है वो यहां पे लगाएगा। इस तरीके से जो है वो करंट डिलीवर होंगे। एक इमेज भी जो है मैंने देख रखी थी, वैसे तो आगे आएगा सारी चीजें, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जो है वो क्लियर कर देता हूं। ये लो, ठीक है, ये देखो, ये जैसे दो इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला आ गया हमारे पास में, इसको मैं जो है वो इससे लिख देता हूं। ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो, ठीक है, ये है हमारे पास में दोस्तों स्टर्नम और ये नीचे वाला जो है वो अपेक्स है। तो अपेक्स वाला जो है वो यहाँ पे लगता है और स्टर्नम वाला जो है वो यहाँ पे लगता है। करंट जो है वो अपेक्स से स्टर्नम की तरफ मूव करता है। अच्छे तरीके से याद रखना, अभी आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे सारी चीजें जो है वो बता देंगे, आगे जैसे प्रोसीजर आएगा उसमें हम आगे अच्छे तरीके से जो है उसको देख सकते हैं। क्लियर है। तो अब देखो ये हो गया हमारे पास में मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिसका हमने जो है वो डिस्कशन किया। यहां पे ये जो बटन है इससे भी हम करंट जो है वो डिलीवर्ड कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूज बाय ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इसको जो है वो कौन यूज ले सकता है, जो ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो लेता है, क्योंकि वो पहले असेस करेगा कि वेंट्रिकल टेकिकार्डिया है या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में भी कौन सा है, पल्सेज है या पल्स लेस वाला है। ये असेस करने के बाद ये भी असेस करेगा कि एट्रियल फ्लटर है या फिर जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन है। ये सारी असेस करने के बाद करंट डिसाइड करता है कि कितना करंट जो है वो दिया जाता है। अभी सारा करंट हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से में कितना करंट जो है वो दिया जाता है। फिर वो करंट जो है वो सेट किया जाता है और फिर वो करंट जो है वो डिलीवर्ड किया जाता है। इसको हम कहते हैं दोस्तों मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ये जो है यूज्ड बाय ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन हॉस्पिटल और एम्बुलेंस और हॉस्पिटल में जो है वो ट्रेंड पर्सन इसको जो है वो यूज लेते हैं। रिक्वायर्ड ईसीजी इंटरप्रिटेशन बिफोर डिलीवरिंग द शॉक, यानी कि पहले ईसीजी को फाइंड आउट किया जाता है, ईसीजी को जो है देखा जाता है। ईसीजी यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है, ईसीजी दिख जाएगी। ईसीजी में देखने के बाद पता लगाएंगे कि एट्रियल फ्लटर है या फिब्रिलेशन है या वेंट्रिकल टेकिकार्डिया है या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया में भी पल्सेज वाला है या पल्सलेस है और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में भी पल्स वाला है या पल्सलेस है। फिर जो है वो करंट डिलीवर किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में थर्ड डिफिब्रिलेटर का टाइप, इम्प्लांटेबल कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर। नाम से पता है इम्प्लांटेबल मतलब ये डिफिब्रिलेटर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ही जो है वो इम्प्लांट होता है। अभी जो हमने दो डिफिब्रिलेटर देखे थे, कौन कौन से देखे थे, एक देखा था हमने जो है वो हमारे पास में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर और दूसरा हमने देखा था मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये दोनों एक्सटर्नल थे। अब आ गया हमारे पास में इम्प्लांटेबल, यानी कि जैसे हमारे पास में सीधी सी अगर बात करें तो जिस तरीके से हमारे पास में पेस मेकर होता है, ठीक उसी तरीके से ये जो है वो अंदर की जगह जो है वो सैचुरेटेड होता है और जैसे ही जो है वो रिदम जो है वो कैलकुलेट करता रहता है और जैसे ही लगेगा कि इसको जो है वो शॉक देना है तो उस कंडीशन में ये जो है वो शॉक दे देता है और करंट को जो है वो डिलीवर्ड कर देता है। आप इमेज बेस के द्वारा देख सकते हो। ये हो गया हमारे पास में इम्प्लांटेबल कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर। ये देखो इसके अंदर दो लीड है, ये दो लीड है और ये दोनों जो है वो पल्स जनरेटर से जो है वो कनेक्टेड रहती है। पल्स जनरेटर को हम यहाँ पे हमारे पास में जो लंग्स का अपेक्स वाला पार्ट है या क्लेविकल के जस्ट नीचे वहां पे रखते हैं और इससे दो पिन निकल के आती है और ये दोनों पिन भी ध्यान रखना दोस्तों कहाँ कहाँ पे होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक होती है हमारे पास में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेंटर, वहां पे होती है, और दूसरी होती है हमारे पास में जो राइट वेंट्रिकल है उसके बॉटम में होती है। ये भी जो है वो इमेज वाली चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, अगर नहीं भी पूछे तो भी आपको याद में रखनी है कि एक जो है वो हमारे पास में होती है दोस्तों कि जहां पे हमारे पास में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है,
ठीक है, ओपनिंग है वहां पे, और दूसरा हमारे पास में जो राइट वेंट्रिकल है उसके बॉटम में, ये दो जगह जो है जो वो अटैच रहती है और इस तरीके से जो है वो जनरेट करती रहती है। अब देखो इसको हम ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ए स्मॉल डिवाइसेज इम्प्लांटेड इन द पेशेंट, यानी कि ये जो है वो एक स्मॉल डिवाइसेज है जो कि पेशेंट की बॉडी के अंदर जो है वो इम्प्लांटेड होती है, यानी कि स्मॉल डिवाइसेज जैसे हमारे पास में पेसमेकर आता है ठीक उस तरीके से जो है वो हमारे पास में इम्प्लांट है, और जैसे ही हार्ट को जो है वो रिदम को कंट्रोल करेगी, रिदम को कंट्रोल करने के बाद में जो है वो जैसे ही उसको लगेगा वैसे ही जो है वो हमारे पास में ये करंट को जो है वो जनरेट करेगी। ए स्मॉल डिवाइसेज इम्प्लांटेड इन द पेशेंट एट ए हाई रिस्क ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, जैसे ही सडन कार्डियक अरेस्ट आएगा देन करंट जो है वो जनरेट होगा। एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हार्ट रिदम, ये जो है वो कंटिन्यूस का हार्ट रिदम को जो है मॉनिटर करेंगे और जैसे ही लगेगा वैसे जो है वो शॉक को डिलीवर कर देंगे इफ नीडेड, डिलीवर्ड ए शॉक इफ नीडेड, जैसे लगेगा उस टाइम पे शॉक को जो है वो डिलीवर्ड कर देते हैं या करंट को जो है वो डिलीवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर, नाम से पता चला वेरिएबल, वेरिएबल इन द सेंस वो तो था इम्प्लांटेबल, इसमें हम वियर करते हैं, ठीक है, पहन के रखते हैं, फिक्स रखते हैं, जैसे वो रिदम को जो है वो चेक करता रहता है, जैसे लगेगा कि उसको शॉक देना तो उस टाइम पे जो है वो शॉक दे देता है, ठीक है, तो इसको वियर करके रहता है। ये बिल्कुल जो है वो जैकेट, या मैं कहूँ कि जिस तरीके से आपने सीआईडी देखा होगा या जो बड़े बड़े जो है वो टॉप रैंक करके जो कमांडो होते हैं तो एक जैकेट सी नहीं पहनते जिसपे गन्स वगैरह लगी हुई थी, एक छोटी सी जैकेट, सेम डिक्टो वैसा आता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में जो है वो ये जैकेट नुमा जो है वो संरचना है, ठीक है, इसको जो है वियर करते हैं, इसको पहन लेते हैं, पीछे की तरफ जो है वो बैटरी सा लगा हुआ था और उससे जो है वो वायर निकले हुए थे और वो वायर जो है वो हमारे पास में सामने की तरफ जाके जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। इस तरीके से देखो यहाँ पे है तो इस तरीके से वायर निकले हुए थे, एक अपेक्स वाले पे और एक जो है वो स्टर्नम वाले पे है और उसी में जो है वो करंट को जो है वो डिलीवर करते हैं। ये देखो ये जो आप जैकेट जैसी संरचना देख लो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर। इसमें क्या होता है, ए टेम्परेरी एक्सटर्नल डिवाइसेज, यानी कि ये जो है वो एक टेम्परेरी एक्सटर्नल डिवाइसेज है, ठीक है, वोन बाय पेशेंट, यानी कि पेशेंट के द्वारा जो है वो पहना जाता है एट रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट, जिस क्लाइंट को कार्डियक अरेस्ट का रिस्क है या जो क्लाइंट कार्डियक अरेस्ट लगता है कि ये क्लाइंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है उसको जो है ये पहना के रखते हैं। ये क्या करता है, प्रोवाइड कंटिन्यूस हार्ट मॉनिटरिंग, ये जो है वो कंटिन्यू हार्ट की जो है वो मॉनिटरिंग करता रहता है एंड डिलीवर ए शॉक इफ रिक्वायर्ड, जैसे ही लगता है तो डिलीवर करता है। मतलब कि ये वेरिएबल वाला कह सकते हैं कि एक्सटर्नल है और जो इम्प्लांटेबल वाला वो अंदर है, बस ये दोनों में जो है वो डिफरेंस है। इस तरीके से चार हमारे पास में जो है वो डिफिब्रिलेटर कंप्लीट है। सबसे पहले हमने देखा सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, सेकंड हमने देखा मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, तीसरा हमने देखा इम्प्लांटेबल कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर और चौथा हमने देखा वेरिएबल कार्डियोवेटर डिफिब्रिलेटर। अब चाहे इमेज बेस के द्वारा क्वेश्चन पूछे या कैसे भी पूछे आपको जो है वो कंटेस्ट करना चाहिए, बल्कि ये क्वेश्चन तो जो है वो ऑलरेडी पूछा गया है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो लोग बहुत सारे जो है वो उसको क्या करके आते हैं दोस्तों, इसको जो है वो पेस मेकर करके आते हैं, जबकि पेस मेकर का रीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अटैच होता है दोस्तों, सिर्फ ऐसे नोड एवी नोड तक ही अटैच होता है, बाकी नीचे की साइड में जो है वो नहीं जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों इसमें इंडिकेशन ऑफ डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर की जो है वो क्या इंडिकेशन थी। तो पहली चीज तो आ गई कि ये बेसिकली अरिथमिया की कंडीशन में जो है वो दिया जाता है, ठीक है, कोई भी अरिथमिया की कंडीशन है उसमें जो है वो डिफिब्रिलेटर दिया जाएगा। अब उस अरिथमिया में भी कौन सा, एक होता है हमारे पास में वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और एक होता है हमारे पास में वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। तो इन दोनों कंडीशन में जो है वो दिया जाता है, चाहे वेंट्रिकल टेकिकार्डिया हो या फिर वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो, उस कंडीशन में जो है वो दिया जाता है। अब देखो कई बार जो है वो अगर सडन कार्डियक अरेस्ट आया तभी भी हम देते हैं, या फिर एट्रियल फ्लटर है या एट्रियल फिब्रिलेशन है उस कंडीशन में भी हम जो है वो डिफिब्रिलेशन देते हैं। लेकिन ड्रग ऑफ कहें या हम कहें कि कंठस्थ अगर आपको याद रखना तो एक ही चीज याद रखना, वीटी एंड वीएफ, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। अब वेंट्रिकल टेकिकार्डिया और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में भी ध्यान रखना पल्सेज और पल्सलेस, इनमें जो है वो बेसिकली दिया जाता है। तो देखो डिफिब्रिलेटर आर यूज इन केस ऑफ, पहला आ गया वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन एक कोइटिक इनइफेक्टिव हार्ट रिदम, यानी कि ये इतनी बढ़ जाती है हमारे पास में रिदम 350 से भी ऊपर जो है वो हार्ट बीट बढ़ जाती है, इसको हमने क्या कह दिया दोस्तों, फिब्रिलेशन। सेकंड आ गया पल्सलेस वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, यानी कि टेकिकार्डिया तो रहेगा लेकिन पल्सलेस रहेगा, पूरी पल्स जो है वो नहीं बन पाएगी, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। यहां देखिए ए फास्ट हार्ट रिदम विदाउट ए पल्स,
रिदम जो हो बहुत फास्ट होगी, लेकिन पल्स आपको जो है वो फील नहीं होगी। नेक्स्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी क्लाइंट को सडन कार्डियक अरेस्ट है व्हेन स्टॉप ब्रीदिंग इफेक्टिवली, तो उस टाइम पे जो है वो हम देते हैं। वैसे देखा जाए तो दोस्तों एसिस्टोल की कंडीशन में नहीं देते, मतलब कंप्लीटली जो है वो हार्ट अगर बंद हो गया तो उस कंडीशन में हम डिफिब्रिलेटर नहीं देते हैं, लेकिन अगर सडनली जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो गया उस कंडीशन में हम जो है वो देते हैं। देन नोट यूज फॉर, कौन सी कंडीशन में जो है वो नहीं देते? फर्स्ट आ गया एसिस्टोल। एसिस्टोल मतलब फ्लैट लाइन। अगर सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ तो उस कंडीशन में दे सकते हैं, लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट होने के बाद में जो है वो लंबे समय तक बिल्कुल फ्लैट लाइन आ गई, ईसीजी में आपने देखा होगा बिल्कुल कुछ ना कुछ बनता था, PQRST इस तरीके से, या फिर जो है वो ईसीजी इस तरीके से बन गई, मान लो फ्लैटर फिब्रिलेशन कंडीशन आ गई इस तरीके से। लेकिन अगर एसिस्टोल हो गया बिल्कुल जो है वो फ्लैट लाइन आ गई, उस कंडीशन में हम जो है वो नहीं देंगे। नेक्स्ट, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, अगर ईसीजी के अंदर जो है वो कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही नहीं है, पल्सलेस टेकीकार्डिया है तब तो हम देंगे, लेकिन पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो डिफिब्रिलेटर नहीं देते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में हाउ टू डी डिफिब्रिलेटर वर्क, यानी कि डिफिब्रिलेटर जो है वो किस तरीके से काम करता है, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म की इसकी जो है वो पूरी 4 स्टेप है। क्या? सबसे पहले तो ये असेस करता है कि हार्ट की जो है वो रिदम कैसे है, ठीक है, डिटेक्ट करता है कि रिदम कौन सी है, पल्सलेस है, पल्सेज है या फिब्रिलेशन है या फ्लटर है, इन सबको जो है वो असेस करता है। तो सबसे पहले क्या करता है दोस्तों? डिटेक्शन करता है। हर भी डिफिब्रिलेटर पे अपन ने देखा ना कि कंटिन्यूस जो है मॉनिटरिंग करता रहता है। जैसे ही लगेगा कि क्लाइंट जो है वो वेंट्रिकल टेकीकार्डिया या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में जा रहा है, उसमें जो है वो करंट डिलीवर कर देगा। तो सबसे पहले जो है वो डिटेक्शन करता है। डिटेक्शन इन द सेंस दैट डिवाइस एनालाइज द हार्ट रिदम यूजिंग इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो हम इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं उसके तहत जो है वो डिटेक्ट करता है हमारे हार्ट की रिदम को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डिसीजन। नेक्स्ट डिसीजन लेता है कि इफ ए शोकेबल रिदम इज डिटेक्ट, यानी कि अगर शोकेबल रिदम जो है वो डिटेक्ट करी है तो फिर हमारे पास में इट प्रिपेयर फॉर डिलीवर ए शोक, तो फिर जो है वो शोक के लिए जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। अगर वहां पे शोकेबल रिदम है, शोकेबल रिदम इन द सेंस कि लगता है कि हाँ अब ये जो है वो इसको हम शोक देना चाहिए, या ऐसी रिदम है जो कि शोक की डिमांड करिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों? डिसीजन लेता है, मतलब ये खुद डिसीजन लेता है। हो गया, पहले डिटेक्ट किया, देन उसके बाद डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद कि शोकेबल रिदम आ गया और कितनी हमें जो है वो एनर्जी देनी है या कितना जूल देना है, कौन से टाइप का देना है, बायोफेजिक मोनोफेजिक में कौन से टाइप का देना है, तो ये सारी चीजें भी जो है वो यहाँ पे हम जो है वो डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में शॉक डिलीवरी, यानी कि जब हो गया कि हाँ इतना करंट जो है वो देना है, तो कंट्रोल इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो डिलीवर किया जाता है हार्ट की मसल्स के अंदर, यानी कि एक कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जितना हमें करंट देना है, 100 जूल देना है, 200 जूल देना है, 260 जूल देना है, 360 जूल देना है, कितना जूल करंट हम जो है वो देते हैं, देन शॉक को जो है वो डिलीवर कर देते हैं। एंड उसके बाद रीसेटिंग द रिदम, और वापस से जो है वो रिदम को जो है वो देखते हैं कि वापस से जो है वो हमने शॉक दिया उसके बाद जो है वो रिदम रीस्टोर नॉर्मल में हुई है या नहीं हुई है। अलाउ द हार्ट नेचुरल पेसमेकर टू टेक ओवर एंड रीस्टोर ए नॉर्मल रिदम, यानी कि जैसे रिदम दे दिया, रिदम देने के बाद जो हम वेट करते हैं, देखते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पास में नेचुरल पेसमेकर है, और नेचुरल पेसमेकर कौन सा है दोस्तों? ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड के फंक्शन को हम देखते हैं। ऐसे नोड को फंक्शन को देखने के बाद पता लगाते हैं कि जो रिदम है वो नॉर्मल हुई है या नहीं हुई है। ये हो गया हमारे पास में दोस्तों स्टेप ऑफ डिफिब्रिलेटर वर्क। ये तो वर्क हम इस तरीके से करते हैं। अब आ गया प्रोसीजर्स। प्रोसीजर में हमें जो है वो क्या क्या चीजें ध्यान में, ये तो मैकेनिज्म है कि डिफिब्रिलेटर इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि जो हमारे पास में हार्ट की रिदम जो है वो कैसी है, ठीक है। जैसे डिटेक्ट होगी, डिटेक्ट करने के बाद डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन कैसे कि भाई कितना जूल या कितना करंट जो है वो देना है, बायोफेजिक देना है या मोनोफेजिक देना है। बार बार मैं जो है बोल रहा हूँ बायोफेजिक मोनोफेजिक, इसको भी हम आगे जो है वो देख लेते हैं कि बायोफेजिक क्या होता है, मोनोफेजिक क्या होता है। तो बायोफेजिक देना है या मोनोफेजिक देना है, इस चीज का डिसीजन, और कितना करंट देना है इस चीज का डिसीजन हो जाता है। उसके बाद जो है हम शॉक दे देते हैं, यानी कि करंट जो है वो दे देते हैं और हार्ट मसल्स को जो है वो दे दिया जाता है। जैसे ही करंट हार्ट मसल्स को दे दिया, देन उसके बाद जो है वो देखते हैं कि ऐसे नोड सही तरीके से अब काम कर रहा है नहीं कर रहा, और ऐसे नोड जो हो अपनी नॉर्मल रिदम में आ गया है या नहीं आ गया है, उसको हम जो हो यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टेप यूज इन एईडी। नेक्स्ट आ गया स्टेप यूज इन एईडी, या कहते हैं बेसिक गाइडलाइन। एईडी यूज में हम जो है वो कैसे बेसिक गाइडलाइन जो है वो यूज में लेते हैं। दोनों को हम कंबाइन ले लेते हैं, ठीक है। एईडी को भी ले लेते हैं और हमारे पास में जो नॉर्मल है उसको भी हम जो है वो ले लेते हैं, मैनुअल वाले को और उसको भी। सबसे पहले टर्न ऑन द एईडी एंड फॉलो द वॉइस प्रोमोट्स,
यानी कि सबसे पहले जो है वो ऑन कर लेते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उसको ऑन कर लेते हैं। पहले मैं एईडी बता देता हूँ, उसके बाद जो है मैनुअल बता देता हूँ, ताकि दोनों चीज जो है वो सिमिलर है, कहाँ चेंजेस आएगा उसको यहीं पे जो है वो क्लियर कर देंगे। तो एईडी जब यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, उसके बटन को जो है वो ऑन कर देंगे एंड जो वॉइस मैसेज आ रहे हैं उसको हम फॉलो करेंगे। अब वॉइस मैसेज में वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, वॉइस मैसेज में कहता है कि आपका एईडी जो है वो ऑन हो गया है, अब जो है वो आप इलेक्ट्रोड्स जो है वो चेस्ट के ऊपर जो है वो लगा दीजिए। अटैच इलेक्ट्रोड पैड्स ऑन द पेशेंट बेयर चेस्ट, यानी कि अब जो इलेक्ट्रोड्स है वो पेशेंट के चेयर पे चेस्ट पे जो है वो लगा दीजिए। ये देखो इस तरीके से ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दिख रहे हो दोस्तों, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक जो है वो हमारे पास में स्टर्नम पे लगता है और एक जो है वो बेस पे लगता है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास में ये स्टर्नम वाला है और ये सेकेंड वाला जो है वो बेस वाला है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी आता है और उसके ऊपर इमेज के द्वारा भी जो है वो दिया हुआ आता है। स्टर्नम वाला यहाँ पे देखिए ये हो गया स्टर्नम, तो स्टर्नम वाला जो है वो यहाँ पे लगता है और बेस वाला जो है वो हट के नीचे है वहां पे लगता है। अभी जो है वो इमेज के द्वारा भी जो हम देख सकते हैं, ये देखो मैंने वहां पे भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ये स्टर्नम वाला है और ये जो है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बेस पे लगता है, सॉरी अपेक्स पे लगता है, ये अपेक्स पे लगता है, ये स्टर्नम पे लगता है, बार बार उसको जो है बेस बोला जा रहा है। देन उसके बाद क्या करेंगे, देन एनालाइज द रिदम, यानी कि फिर रिदम को जो है वो एनालाइज करेंगे। लेट द एडी डिसाइडेड इफ शॉक इज नीडेड, यानी कि अटैच कर दिया पैड को, देन उसके बाद में जो है वो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो है वो उसको असेस करेगा। मैनुअल में क्या होगा दोस्तों, मैनुअल का भी जस्ट बताएंगे। मैनुअल में क्या होगा कि वहाँ असेस नहीं करते, असेस खुद को करना पड़ता है, पर हम एडी देख रहे हैं, एडी में क्या करता है कि वो अब जो है वो असेस करेगा कि अब देना है शॉक या नहीं देना है। देन उसके बाद में जो है वो हम जैसे ही मान लो शॉक देने वाली कंडीशन आ गई कि हाँ शॉक जो है वो डिलीवर्ड, तो वहां से वॉइस मैसेज आता है कि नाउ शॉकेबलिज्म इज डिटेक्टेबल, नाउ शॉक इज गिवन, ठीक है। तो जैसे ये आ गया देन उसके बाद क्लियर द पेशेंट, पेशेंट को जो है वो क्लियर कर दोगे। क्लियर इन द सेंस उसके पास कोई भी जो है वो लोहे की चीजें या कोई भी पर्सन जो है उसको टच नहीं किया होना चाहिए, वरना शॉक तो उसको जाएगा, दूसरे वाले को भी जो है वो शॉक चला जाएगा। यानी कि एंश्योर नो वन इज टचिंग देम, उस पेशेंट को कोई भी टच नहीं किया होना चाहिए। क्लियर। देन उसके बाद जो है प्रेस द शॉक बटन इफ प्रमोटेड, ठीक है। देन उसके बाद वहां से आएगा कि ऑल आर क्लियर, देन उसके बाद जो है वो प्रेस द शॉक बटन, शॉक बटन को जो है प्रेस करोगे, कुछ ऑटोमेटिक भी आते हैं, ठीक है, 3 बार जो है वो साइन होता है, 3 2 1 इस तरीके से साइन आता है, देन करंट जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है। क्लियर। देन अगर उस कंडीशन में मान लो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया है और उस टाइम पे हम सीपीआर भी कर रहे हैं, तो फिर परफॉर्म सीपीआर इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएटली जो है वो सीपीआर परफॉर्म करेंगे आफ्टर शॉक डिलीवरी इफ एडवाइज्ड, ठीक है। एंड देन उसके बाद कंटिन्यू फॉलोइंग द एडी प्रमोट्स अंटिल मेडिकल हेल्प इज अराइव। देन उसके बाद वापस से शॉक का जो है वो पैड लगा के देखेंगे, देन ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर जो है वो क्या कहता है उसको हम देखेंगे और फाइनली जो है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में दोस्तों उसका ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर का। नेक्स्ट आता है मैनुअल का। मैनुअल में क्या करते हैं, देखो मैनुअल में समझो, मैनुअल में हम क्या करते हैं सारी चीजें, अब ये तो था ऑटोमेटेड का जहां पे सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। मैनुअल में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास में मैनुअल है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ऑन कर लेते हैं डिफिब्रिलेटर को। ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद में जो है कि हमारे पास ऑन कर लिया, देन उसके बाद ये रेगुलेटर आ गया, इस रेगुलेटर से जो है वो हम उसको कम ज्यादा सेट करते हैं। ईसीजी हमने देख लिया, इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड की सहायता से जो है वो हमने क्या हुआ ईसीजी को डिटेक्ट लिया। इसके अंदर तो जो है वो इलेक्ट्रिकल पैड है, उसी से ईसीजी देख ली जाती है, लेकिन इसके अंदर ईसीजी का अलग से आता है, ईसीजी इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर अलग से आते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हमारे पास में जो एक्सटर्नल मैनुअल डिफिब्रिलेटर है उसमें अलग से ईसीजी इलेक्ट्रोड आते हैं, उनके द्वारा हम ईसीजी देख लेते हैं। देन ईसीजी इलेक्ट्रोड देखने के बाद में जो है वहाँ पे जैसे हमें लगता है कि ये वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या हम कहें कि वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का केस है, उस हिसाब से जो है वो जूल सेट किया जाता है। कितना जूल दिया जाता है अभी हम जो है वो नेक्स्ट इसको देखेंगे। देन उसके बाद फिक्स करने के बाद में यहाँ पे जो है वो चार्ज का बटन आता है, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो यहाँ पे जो आता है चार्ज बटन। देन उसके बाद जैसे आप इसको चार्ज करोगे, देन ये रिदम जितनी एनर्जी देनी होती है उतना जो है वो चार्ज हो जाएगा। देन उसके बाद में जो है वो इन दो इलेक्ट्रिकल जो पैड हैं इनके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिकल जेल जो है वो लगाई जाती है ताकि बर्न जो है वो ना हो। तो यहाँ पे जो है वो जेल लगा देता है, दोनों इलेक्ट्रिकल जो है वो पैड है उनके ऊपर जेल लगा के उसको जो है वो रब करके जो है वो फिर उसके बाद में जो भी डिफिब्रिलेटर या करंट जो है वो दे रहा है वो कहता है आई क्लियर, यू क्लियर और क्लियर, यानी कि उस क्लाइंट या उस पेशेंट से जो है वो सभी अलग हट जाइए। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास में टच में रहेंगे या उससे अटैच में रहेंगे तो उनको भी जो है वो करंट या शॉक जो है वो लग जाएगा।
तो जैसे ही दबाएंगे देन उसके बाद करंट जो है वो डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये सारी की सारी सावधानी हमें जो है वो मैनुअल में जो है वो रखनी होती है। देन उसके बाद आता है एनर्जी लेवल इन डिफिब्रिलेटर। अब जो हम एनर्जी लेवल दे रहे हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से जो है वो दिया जाता है। तो ये दो तरीके से होता है दोस्तों, एक होता है मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर, एक होता है बायोफेजिक डिफिब्रिलेटर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मोनोफेजिक और बायोफेजिक डिफिब्रिलेटर। प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं हम दोस्तों बायोफेजिक डिफिब्रिलेटर। अब यहाँ पे देखें दोनों को, यहाँ पे जो है इमेज के माध्यम से क्लियर हो जाएगा मोनोफेजिक वर्सेज बायोफेजिक डिफिब्रिलेटर के वेव फॉर्म। अब इसमें देखिए दोनों इलेक्ट्रिकल पैड लगे, यहाँ पे ये वाला हो गया हमारे पास में स्टर्नम वाला और ये हो गया हमारे पास में अपेक्स वाला, यानी कि जो नीचे वाला पैड है वो होता है अपेक्स वाला और जो ऊपर वाला होता है वो होता है हमारे पास में स्टर्नम वाला। दोनों पैड लगा दिए। अगर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है तो दोनों पैड लगा देते हैं, अदरवाइज जो हमारे पास में ये इलेक्ट्रिकल करंट जो जनरेट करने वाला है इसके ऊपर लिखा हुआ बाकायदा, ये देखो यहाँ पे जो है वो स्टर्नम लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है वो अपेक्स लिखा हुआ है। देन उसके बाद में जो है वो करंट डिलीवर्ड। अब वो करंट जो डिलीवर्ड होता है वो हमेशा ध्यान रखना कि अपेक्स से जो है वो स्टर्नम की तरफ मूव करेगा। करंट जो है वो कैसे डिलीवर्ड होगा, अपेक्स से लेके स्टर्नम की तरफ जो है वो मूव करेगा। मोनोफेजिक नाम से पता, मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोफेजिक में क्या होगा, करंट जो है वो नीचे से लेके ऊपर की तरफ जो है वो डिलीवर्ड होगा, ये होता है मोनोफेजिक। इसमें ध्यान रखना करंट वन डायरेक्शन में जाता है और करंट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा अमाउंट में दी जाती है। सेकंड आ गया हमारे पास में बायोफेजिक डिफिब्रिलेशन। बायोफेजिक डिफिब्रिलेशन में क्या होता है, करंट सबसे पहले जो है वो अपेक्स से स्टर्नम की तरफ जाता है, देन स्टर्नम से वापस जो है वो अपेक्स की तरफ जाएगा, ये हो गया मोनोफेजिक। ठीक है, यानी कि करंट हो गया हमारे पास में मोनोफेजिक में सिर्फ और सिर्फ अपेक्स से लेके जो है वो स्टर्नम की तरफ की जाएगा, ये हो गया मोनोफेजिक। बायोफेजिक में पहले अपेक्स से स्टर्नम की तरफ आएगा, स्टर्नम से वापस जो है वो करंट अपेक्स की तरफ जो है वो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो सर्कुलेशन बनेगा, वो बनेगा बायोफेजिक में। मोनोफेजिक में करंट जो है वो ज्यादा दिया जाता है, ज्यादा अमाउंट में दिया जाता है। बायोफेजिक में करंट जो है वो कम अमाउंट में दिया जाता है। मोनोफेजिक लेस इफेक्टिव है, बायोफेजिक जो है वो मोर इफेक्टिव है। तो देखो वन बाय वन करके लेते हैं। डिलीवर ए सिंगल डायरेक्शन शॉक और अप्रोक्सीमेटली जो है वो 360 जूल जो है वो दिया जाता है। जे इंडिकेटेड करता है करंट को, जूल को। बायोफेजिक डिफिब्रिलेटर क्या होता है, डिलीवर शो किया जाता है इन 2 फेज, ठीक है, 120 से लेके 200 जूल तक दिया जाता है और ये मोर इफेक्टिव है इन विथ लो एनर्जी, यानी कि लो एनर्जी देने के बाद में भी जो है वो ये मोर इफेक्टिव होता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं डिफिब्रिलेटर में। अब कॉम्प्लिकेशन से पहले जो है मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि कितना कितना करंट जो है वो दिया जाता है, वो यहीं पे ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम करंट की बात करें कि कौन सी डिलीवर या कौन से में जो है वो कितना करंट जो है वो दिया जाता है, उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर या हम कहें एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर या फिर कर लो सुप्रावेंट्रिकल टेकिकार्डिया, ठीक है, या फ्लटर कर दो डायरेक्ट, एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन। एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन में जो है वो कितना करंट हम जो है वो देते हैं। तो एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन का करंट है, तो अगर हम मोनोफेजिक यूज में ले रहे हैं, ध्यान से दोस्तों, मोनोफेजिक ले रहे हैं तो 100 जूल जो है वो करंट दिया जाता है। और अगर बायोफेजिक काम में ले रहे हैं तो बायोफेजिक में 50 से जो है वो 100 जूल जो है वो करंट दिया जाता है। ये हो गया हमारे पास में एट्रियल फ्लटर के अंदर। फिब्रिलेशन के अंदर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब फिब्रिलेशन के अंदर कितना हो जाएगा, चलो इसको सिस्टमेटिकली लिखते हैं ताकि सारी चीज जो है वो यहीं पे आ जाए। सबसे पहले आता है एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में जो है वो मोनोफेजिक में हम कितना देंगे दोस्तों, मोनोफेजिक में देंगे 100 जूल और बायोफेजिक में देंगे हम दोस्तों 50 से 100 जूल। क्लियर है। सेकेंड आ गया एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, मोनोफेजिक के रूप में देते हैं 200 जूल और बायोफेजिक के रूप में देते हैं हमारे पास में 120 से लेके 200 जूल। क्लियर है, ये तो हो गया एट्रियल का। अब आ जाता है हमारे पास में वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में, ठीक है। तो वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन दोनों को जो है वो यहीं पे एक ही लेते हैं। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में जो है वो किस तरीके से करंट दिया जाता है। अब ये दो फॉर्म होगी। अगर मान लीजिए वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जो है वो पल्सेज वाला है, ठीक है, पल्सेज वाला है, पल्स वहां पे प्रेजेंट है, तो कितना देंगे। और अगर वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जो है वो पल्सलेस है, ठीक है, पल्सलेस है, तो कितना देंगे। तो दोनों को हम ले लेते हैं, अलग कलर से ले लेता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोफेजिक की। तो बायोफेजिक जो है वो बस 200 दिया जाता है हमारे पास में 100 जूल,
ठीक है, और मोनोफेजिक जो है वो दिया जाता है हमारे पास में 200 जूल। ये हो गया, ये दिया जाता है हमारे पास में अगर पल्स वाला है तो, और अगर पल्सलेस है तो बायोफेजिक जो है वो दिया जाता है हमारे पास में 120 से 200 जूल, और मोनोफेजिक दिया जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 360 जूल। ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से जो है वो डिलीवर करंट दिया जाता है। आई थिंक इस सारे चार्ट से जो हो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो एट्रियल फ्लैटर है, एट्रियल फ्लैटर है तो उसमें हम मोनोफेजिक करंट अगर एक साइड से दे रहे हैं तो मोनोफेजिक में हम जो है वो 100 जूल देंगे, बायोफेजिक में देंगे हम 50 टू 100 जूल जो है वो करंट दिया जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर मोनोफेजिक के रूप में हम जो है वो 200 जूल देते हैं, और बायोफेजिक के रूप में जो हो वो हम 150 से 200 जो है जूल दिया जाता है। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, तो अगर वेंट्रिकल टेकिकार्डिया या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जो है वो पल्स वाला है, पल्स जो है वो हमें फील हो रही है, तो बायोफेजिक के रूप में हम जो है वो 100 जूल देते हैं, और मोनोफेजिक के रूप में जो है वो हम 200 जूल जो है वो दिया जाता है। ऐसे ही वेंट्रिकल टेकिकार्डिया वेंट्रिकल फिब्रिलेशन अगर पल्स लेस है तो बायोफेजिक के रूप में जो है वो 120 जूल दिया जाता है, और मोनोफेजिक के रूप में जो है वो 360 जूल जो है वो करंट दिया जाता है। क्लियर है। अब उसके बाद आता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर के जो है वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन है स्किन बर्न एट इलेक्ट्रिकल साइड। अगर आपने इलेक्ट्रिकल जेली नहीं लगाई है, मैंने आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताया था कि इलेक्ट्रिकल जेली अगर आपने नहीं लगाई है और डायरेक्ट अगर आपने करंट डिलीवर कर दिया ना, तो वो स्किन जो है उस इलेक्ट्रिकल पैड के साथ ही बाहर खींच के आ जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल बर्न या कहें स्किन बर्न जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सेकंड, कार्डियक मसल इंजरी ड्यू टू रिपीटेड शॉक। अगर बार बार शॉक दोगे तो कार्डियक मसल्स की जो है वो इंजरी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कार्डियक मसल्स में भी जो है वो पेसमेकर सेल होती है। अगर आपने कार्डियक वाला सिस्टम मेरा अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, या मैंने कहें कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर पढ़ा है, तो मैंने वहां पे बताया था कि मायोकार्डियल सेल्स होती है वो 99% होती है, और 1% जो है वो हमारे पास में पेसमेकर सेल्स होती है जो कि करंट को डिलीवर करती है। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस, पुरकंजी फाइबर्स, ये सारे के सारे पेसमेकर सेल्स के जो है वो एग्जाम्पल थे। पेसमेकर सेल्स एक करंट जो है वो जनरेट करती रहती है, लेकिन ये करंट बहुत माइन्यूट में था, 0.5 मिलीवोल्ट करंट ही जनरेट करते हैं, लेकिन इसके अंदर तो 200-250 जूल दिया जाता है। तो इतना करंट अगर दोगे बार बार, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास में जो कार्डियक मसल्स है वो डैमेज होने की संभावना होती है, उसकी इंजरी होने की संभावना होती है। नेक्स्ट, पोस्ट शॉक रिदम इन सम केसेज। पोस्ट शॉक रिदम मतलब यानी कि जैसे शॉक दे दिया, शॉक के बाद कुछ देर आदमी जो है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसके बाद सडनली जो है वो अरिथमिया में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं पोस्ट शॉक अरिथमिया। नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बाय द बायस्टैंडर्स और सुपरवाइजर्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी जो है वो हो सकते हैं। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन है डिफिब्रिलेटर्स के। नेक्स्ट आ जाता है डिफिब्रिलेटर मेंटेनेंस एंड सेफ्टी। डिफिब्रिलेटर का मेंटेनेंस कैसे रखा जाएगा, उसकी सेफ्टी जो है वो कैसे रखी जाएगी, तो उसको हम ले लेते हैं। पहली चेक, काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है डिफिब्रिलेटर में, कि डिफिब्रिलेटर में हमेशा डिफिब्रिलेटर जो है वो हमेशा चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चार्ज नहीं, हर शिफ्ट में जो है वो इसकी इन्वेंट्री होती है, चार्जेबल है या नहीं है वो देखा जाता है, क्योंकि क्या पता कब इमरजेंसी आ जाए और पता चले उस टाइम तो ये चार्ज ही नहीं है। तो एक चार्ज की वजह से जो है वो क्लाइंट की जान जा सकती है, इसलिए रेगुलर चेक बैटरी। रेगुलर चेक बैटरी का मतलब है यहाँ पे जो है वो चार्ज चाहिए। एंड इलेक्ट्रिकल पैड एक्सप्रेशन डेट, ठीक है, एक्सपायरेटरी डेट, तो उसमें इलेक्ट्रिकल पैड की एक्सपायरी डेट और बैटरी को जो है वो कंटिन्यूअस चेकअप में रखा जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर इन एक्सेसिबल लोकेशन। ऐसी जगह पे जो है वो रखना चाहिए क्या कि तुरंत उसको उठा ले, पता चले क्लाइंट को जो है वो शॉक आ गया, या क्लाइंट जो है वो हमारे पास में अरिथमिया की कंडीशन में जा रहा है और आप तुरंत चाबी ला रहे हो, देन चाबी से जो है वो अलमीरा खोल रहे हो, अलमीरा से आपने जो है वो डिफिब्रिलेटर निकाला। जी नहीं, ऐसी जगह पे डिफिब्रिलेटर रखा जाता है ताकि तुरंत जो है वहां से उठा सके। क्रैश कार्ड के ऊपर आपने डिफिब्रिलेटर देखा होगा, या जो एक कार्डियक टेबल आती है वहां पे जो है उसको रखा जाता है। नेक्स्ट, फॉलो मैन्युफैक्चर गाइडलाइंस फॉर द कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग। जो भी कंपनी का मैन्युफैक्चर है उसकी गाइडलाइंस कैलिब्रेशन को जो है वो फॉलो करना है, कि कब जो है वो इसमें बैटरी चेंज करनी है। सबकी गाइडलाइन अलग अलग आती है, कब इसको चार्ज लगाना है, कितने समय में ये चार्ज हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो हमें फॉलो करनी है। एंड ट्रेन पर्सन फॉर प्रॉपर यूज, और उसमें जो स्पेशली जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर पर्सनल जो है वर्क कर रहे हैं, उनको प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये जो है वो डिफिब्रिलेटर की मेंटेनेंस एंड सेफ्टी में आता है। लास्ट में आ जाता है दोस्तों हमारे पास में कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको पता ही है कि हमने जो है वो डिफिब्रिलेटर देखा था। डिफिब्रिलेटर जो है वो एक मेडिकल डिवाइस थी जो कि इलेक्ट्रिकल करंट के माध्यम से हम अरिथमिया को जो है वो ट्रीट करते हैं।
क्लियर। और अरिथमिया में भी कौन सा, बेसिकली फ्लटर कंडीशन, फिब्रिलेशन कंडीशन, टेकिकार्डिया कंडीशन, इसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो ए डिफिब्रिलेटर इज ए लाइफ सेविंग डिवाइसेज, ये डिफिब्रिलेटर जो है वो एक लाइफ सेविंग डिवाइसेज है, असेंशियल इन कार्डियक इमरजेंसी, जो कि असेंशियल होती है कार्डियक इमरजेंसी में। अर्ली डिफिब्रिलेशन कंबाइंड विथ सीपीआर, अर्ली डिफिब्रिलेशन जो है वो सीपीआर से जो है उसके साथ, एंड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव सर्वाइवल रेट। प्रॉपर नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन दिस यूज आर क्रूशियल फॉर बोथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड द जनरल पब्लिक, यानी कि प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर केयर जो है, प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो असेंशियल होती है, किसके लिए, दोनों के लिए, हेल्थ केयर पर्सन के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे BLS की ट्रेनिंग जो है वो आजकल कंपलसरी हो गई है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में जो है वो टॉपिक फिनिश हुआ। आई होप आपको टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा। कल की क्लास हमारे पास में लाइव आएगी, 100 नंबर की क्लास, आप और हम जो है वो सेंचुरी मारने वाले हैं, और टॉपिक रहेगा ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन। तो जरूर अटेंड कीजिएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग लाइव नहीं आएंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उस क्लास को हटा भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और वैसे भी लाइव क्लास जो है वो कंटिन्यू देखोगे तो ही समझ में आएगी। तो चलो मिलते हैं दोस्तों, अलविदा। कल मिलेंगे आपके पास में सुबह 7 बजे लाइव क्लास के साथ। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।